अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और कुछ टैक्स अमेंडमेंट्स आई थी अभी रिसेंटली जिसका बहुत ज़्यादा शोर मचा और जिसकी वजह से अभी हमने बहुत ज़्यादा सुना भी कि म्यूचुअल फंड्स ने बहुत हैवी सेलिंग करी है। उसके अलावा कुछ और कंपनीज़ की इक्विटी पे, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे, अर्निंग पर शेयर पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो उसकी एक टॉप लाइन जो है ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट शेयर की, कुछ अपने तौर पे भी मैंने वर्किंग की है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ उसको एक वीडियो की सूरत में, तो यकीनन आप लोगों को कुछ समझ आएगा। तो पहला पॉइंट है जी, रिमूवल ऑफ रिलीफ ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। 103 सेक्शन है जी इनकम टैक्स का। उसमें ये कहा गया है जी कि जो कंपनीज आपस में इन्वेस्टमेंट की वजह से डिविडेंड शेयर करती थी, उन पे जो पहले रिलीफ था कि वो आपस में जो डिविडेंड देती हैं उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो अब वो रिलीफ ख़त्म कर दिया गया। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा जी एक एग्रो, क्योंकि ये एफर्ट की एग्रो फर्टिलाइज़र से जो भी डिविडेंड आता है या ईपीसीएल से आता है वो इनको मिलता है और ये इनकी अदर इनकम के तौर पे बुक होता है और ये बड़ा ठीक ठाक पोर्शन बनता है। मतलब इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में 10 से 15% के करीब ये वाली अमाउंट होती ही होती है। तो ये एंग्रो की, इसी तरह आईएनआईएल इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये आईएसएल से जो डिविडेंड आएगा या इस तरह आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यकीनन वो भी इनको भी आएगा। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, अब जाहिर बात है इनके अंडर वो आता है जी, एमएलसीएफ भी आता है। और एमएलसीएफ का थोड़ा सा पोर्शन उसके पास एसोसिएट कंपनी बनती है जी पायनियर सीमेंट, लेकिन उस पर अभी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है, थोड़ा बहुत उस पर भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो इन्हीं की कोहिनूर मिल्स है और दो तीन और भी हैं, कोहिनूर एनर्जीज़ भी गालिबा इसी के अंदर कवर होती है। तो देखा जाए तो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स पे भी इम्पेक्ट आएगा। उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है जी निशात मिल्स लिमिटेड के हाथ में। निशात मिल्स लिमिटेड एमसीबी और एनसीएल दोनों को होल्ड करती है। इसके अलावा जो क्या उसका नाम है जी, एलपीएल और पीकेजीपी, वो भी उनकी भी काफ़ी सारी शेयर होल्डिंग इनके पास है, वो इसी की ग्रुप का पार्ट है। तो निशात मिल और निशात चुनिया लिमिटेड, उन पे भी इसका असर पड़ेगा और मेरे ख्याल में कोई प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट का कुछ 10-12% कम हो जाएगा। ओवरऑल ईपीएस पे कोई फ़र्क देखें कितना पड़ता है, एक्चुअल पता चल जाए। इसके अलावा जी एडिशन ऑफ क्लॉज परटेनिंग टू आईपीपीज़, ये एक सेक्शन है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग जो आईपीपीज़ हैं उन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं उसका पड़ेगा। आईटी कंपनीज से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ थी जी कि उन्होंने टैक्स एग्जाम्पशंस ख़त्म कर दी हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है जी कि टैक्स एग्जाम्पशन ज़रूर ख़त्म कर दी हैं लेकिन उसका टैक्स क्रेडिट इनको मिल जाएगा। और उसमें यह है कि आईटी कंपनीज रिक्वायर करें, उनसे रिक्वायर्ड है जी कि वो अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करें और 80% उनकी जो एक्सपोर्ट है उसका पैसा मुल्क में प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू वापस लाएंगे तो उनको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा 100%। मतलब वो टैक्स कोई नहीं पे करना पड़ेगा, उसी के अगेंस्ट वो एडजस्ट कर लिया करेंगे। और इवन टैक्स क्रेडिट जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाते हैं, तो इन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं लाते 80% या उस तो तक अपना पैसा एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो इन्होंने अर्न किया है, तो फिर इनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो जो अभी लिस्टेड कंपनीज का सिस्टम है, टीआरजी है, नेटसोल है, और इसके अलावा अवेंसियोन जो एवीएन है, उन सब की जो रिसीट्स हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल होती है, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तो इनको कोई इम्पेक्ट नहीं आने वाला। तो इसका तो कोई इशू नहीं है। टैक्स क्रेडिट प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव्ड बाय हब पावर, तो रिमूवल इस पे भी जो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट था उस पर ख़त्म कर दिया है। इससे मुमकिन है कि इनका जो हबको है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे 6 से 8% का फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा जो है क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट जो है एनलिस्टमेंट ऑफ कंपनीज जो नई लिस्टिंग होंगी स्टॉक एक्सचेंज पे, उन पे कोई 20% टैक्स पेएबल का जो है ना वो क्रेडिट मिलता था, वो ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट। तो न्यू कंपनीज के लिए प्रॉब्लम होगा जो लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है रिमूवल ऑफ टैक्स एग्जम्पशन ऑन प्रॉफिट डिराइव्ड बाय मुदारबाज। मुदारबा कंपनीज जो हैं उन पे एक जो नॉन ट्रेडिंग मुदारबा है वो टैक्स एग्जम्पशन थी उनको, अगर वो 90% या उससे ज़्यादा का कैश प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले ये लास्ट ईयर ये प्रपोज़ किया था, अब उन्होंने कहा है जी कि नहीं,
ये वाली जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर रहे हैं। और इवन अभी जो रिसेंटली इन्होंने बजट में इसका टैक्स रेट जो था ना डिविडेंड का, इन वाले डिविडेंड का 15% से 25% बढ़ा के कर दिया था। तो अब देखा जाए तो मुदारबाज जो कंपनीज़ हैं, और वो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स और ये सारे इसी तरह से बनते हैं, तो उसी का पार्ट है। और बहुत सारे मुदारबा कंपनीज ही म्यूचुअल फंड भी मैनेज कर रही हैं। तो ये 20% तक ये कहते हैं जी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे या अर्निंग पर शेयर पे फ़र्क पड़ेगा। और यही वजह है कि टैक्स लाइबिलिटी उनकी बढ़ेगी। टैक्स क्रेडिट कम हुआ है तो डेफिनेटली इन पे इम्पेक्ट आएगा। रिमूवल ऑफ टैक्स एग्जम्पशन ऑन प्रॉफिट डिराइव्ड बाय एलएनजी टर्मिनल ऑपरेटर। अब ये कुछ एलएनजी टर्मिनल ऑपरेटर जो हैं उनको टैक्स एग्जम्पशन थी थोड़ी सी, 5 ईयर की थी। और लेकिन अब उन्होंने कहा है जी कि ये टर्मिनल कोई भी लिस्टेड कंपनी वगैरह जो करेगी तो वो उसको ये एग्जामेशन नहीं अवेलेबल होंगी, टैक्स हॉलीडे नहीं अवेल कर सकेंगी। और अभी आपने शायद न्यूज़ पिछले दिनों पढ़ी भी हो कि एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट किया है कि वो एलएनजी अपनी खुद इंपोर्ट करेंगे और ये अपना टर्मिनल बनाएंगे। लेकिन अब क्योंकि इस पे भी इनका एग्जामेशन ख़त्म हो चुकी है तो यकीनन ये एंग्रो के लिए एक ये भी सेटबैक है। फिर वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला भी सेटबैक है। एनएमएल की अर्निंग, केटीएमएल की अर्निंग, उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। आईएनआईएल की अर्निंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह आप अगर अदर भी लिंक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी अदर इनकम या डिविडेंड इनकम अपनी सबॉर्डिनेट कंपनीज़ या सब्सिडरी कंपनीज़ कह लें, एसोसिएट कंपनीज़ कह लें, जहाँ जहाँ से इनको डिविडेंड इनकम मिलती है, तो ये इनको प्रॉब्लम होगी। इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इनकी ये वाली कंपनीज़ की जो टारगेट प्राइसेस पहले दी गई हैं उनमें 10% 15% कम अज़ कम कमी का मार्जिन है। तो इस हिसाब से आप अपनी नेक्स्ट वर्किंग करिए।